आज आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक, जो कक्षा 9वीं की व्याकरण का एक मुख्य हिस्सा है और जिसमें से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। अनुस्वार कैसे लगाया जाता है, अनुनासिक कैसे लगाया जाता है। अनुस्वार, जिसे हम बिंदी भी कहते हैं, देखिए ये है बिंदी बेटा। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे। अनुस्वार के उच्चारण में अ की ध्वनि मुख से निकलती है। उच्चारण बोलने में जब हम बोलते हैं तो इसमें अ की जो है वो ध्वनि आवाज़ निकलती है। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते समय इसका क्या करते हैं प्रयोग, शिरोरेखा। शिरोरेखा होती है जो ऊपर हम लकीर लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है क कोई की मात्रा, ये ऊपर जो लकीर लगे इसे शिरोरेखा कहते हैं, उस पर बिंदी लगाकर। और इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, यानी किसी भी स्वर के साथ ये लगती है बिंदी, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं बेटा। तो अनुस्वार जो है, पहले तो ये बात याद रखनी है कि इसका जो चिन्ह है वो क्या है, बिंदी है। और इसकी ध्वनि कैसे निकलती है, जैसे ठीक है। और इसे हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर, यानी ऊपर की जो लकीर है उसके ऊपर लगाते हैं। और इसका प्रयोग स्वर की सहायता से ही संभव है, जैसे इसने यहाँ देखो दिखाया है, स के ऊपर बिंदी, भ व, संभव संभव, अंक की आवाज़ निकलती है। फिर से सुनो आप ध्यान से बेटा, संभव संभव, स के साथ अ की स्वर की आवाज़ आती है, सं, तो संभव। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका जो अर्थ है, जो हम इसे अनु और स्वार 2 शब्दों से ये बना है, तो इसका अर्थ है अनु जमा स्वर, अर्थात यानी कि स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद ही लगती है। अगर आप इसे देखो, भींच लिखना हो तो भ को ई की मात्रा फिर बिंदी लगती है, ठीक है। दूसरे स्वर शब्दों में, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिंदी किससे बनी है, म, न, न से। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, बोलने में पता लगता है, न नाक से आवाज़ आती है, अण नाक से आवाज़ आती है। हिंदी भाषा की लिपि के अनुसार, तो बेटा लिपि होती है जो हम लिखते हैं, चिन्ह। हिंदी भाषा की जो लिपि है, जैसे क ख ग हम लिखते हैं, कि उसके में अनुस्वार का जो चिन्ह है वो क्या है, बिंदी है। तो बिंदी के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करते हैं, बिंदी के रूप में, और किसके साथ, स्वरों के साथ, स्वर के बाद आने वाला ये व्यंजन है। अब हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, यानी अनुस्वार को हम कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण ङ, अण, अण, न, म, ये पंचम अक्षर, पंचम होता है 5वां, जो ये 5वां वर्ण कहलाए जाते हैं, के स्थान पर किया जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि 5वां वर्ण कैसे होता है। जैसे हम वर्णमाला जो हिंदी की है उसमें क ख ग से लेके प फ भ म वाली जो लाइनें हैं, ये 5, ये जो 5 लाइनें हैं, जैसे हम व्याकरण में कहते हैं क वर्ग के, च वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण, इनके जो 5वें वर्ण है, ये देखिए क ख ग घ ङ, ङ इसका 5वां वर्ण है, 5वें स्थान पर लगता है। ये च छ ज झ ण, ये भी 5वें स्थान पर है। यहाँ पर आप अण देखिए, ठ ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये इनकी जगह जो है 5वीं है।
तो अब वो क्या कहते हैं कि ये देखिए उसने कैसे प्रयोग किया। गंगा, ये देखो ग, फिर उसने लगाया अंग, फिर उसने लगाया उसके पैर में ग और अ की मात्रा। अब जब बिंदी लगाने की बारी आई तो ये जो पांचवा वर्ण अंग था उसको उसने बिंदी का रूप दे दिया। वो पांचवा वर्ण बिंदी के रूप में बदल जाता है। गंगा, यूं चंचल, यानी ये जो अण है ये बिना स्वर के आता है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो च जमा अ जमा न जमा च जमा अ ऐसे करते हैं इसको। तो ये पांचवा जो वर्ण है ये हमेशा स्वर के बिना लगेगा। यहाँ पर देखिए च आधा न च ल, च आधा न है वो किस रूप में आ गया, बिंदी के रूप में। उसी तरह डंडा, ड को न अण जो है वो उसके साथ की डंडी नहीं है, आधा लगा हुआ है, यानी उसमें स्वर की मात्रा खत्म हो गई, स्वर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसको भी हमने बिंदी रूप दे दिया। ऐसे ही गंदा, आधा न लगा यानी बिना स्वर के, तो ये गंदा जो है इसको जब न को बदलना है तो ये बिंदी रूप में लग जाता है। उसी तरह है कंपन, अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा तथा उसी का ही उच्चारण ध्वनि निकालेगा। जैसे कि ये देखिए क वर्ग का है, क के आगे ख आ जाए, क के आगे ग आ जाए, क के आगे घ आ जाए, जैसे यहाँ है ग के साथ ग आया, तो एक ही क वर्ग के में से ही ये वर्ण लिया गया, यानी एक ही लाइन का वर्ण क वाली लाइन का है, चाहे च वाली लाइन का है, चाहे ट वाली। अगर वर्ण उसी लाइन के हैं तो उसी का पांचवा वर्ण, जैसे यहाँ उसने दिखाया चंचल, डंडा, ये देखिए गंदा, गंदा, तो ग के बाद कौन सा है द। अब द वर्ग में आप जाए तो त थ द ध न, तो द जो है उसके पंचम वर्ण कौन सा है न। कहने का उसका मतलब ये है कि पहला वर्ण चाहे किसी भी वर्ग का हो लेकिन उसके साथ आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी का पांचवा वर्ण उसके अनुस्वार के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो कंपन, क जो है वो क वर्ग का है वर्ण पहली ही लाइन का, लेकिन प जो है वो पांचवी लाइन का है प वर्ग का, और उसमें पांचवा वर्ण क्या है म, इसलिए उसने क्या लगा दिया म, कंपन, और म जो उसने अनुस्वार का रूप ले लिया। अब बेटा देखो इस नियम को अच्छे से समझने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क ख ग नहीं आता वर्णमाला के ये 5 लाइनों का हिस्सा, तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए अनुस्वार के प्रयोग के लिए ज़रूरी है इन 5 लाइनों का आपको आना, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो। कहने का मतलब ये है कि इसे आपको याद कर लेना जिससे आपको सरलता होगी अनुस्वार का प्रयोग करने में। अब अनुस्वार के कुछ मुख्य नियम क्या हैं। अब वो कहते हैं कि मुख्य नियम यानी खास बातों का आपने क्या ध्यान रखना है इसका प्रयोग करते समय। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर स्वर्ण के रूप में परिवर्तित नहीं, अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, यदि पंचम अक्षर के बाद, ये देखिए वांग में, अब म जो है वो क वर्ग का है, म जो है वो प फ ब म प वर्ग का है, उसके बाद यो य अलग है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ आए, जैसे ये देखिए यहाँ न, त थ द ध न, और यह अलग वर्ग का है। उन्मुख, यहाँ भी तो थ द ध न और प फ ब भ म, तो न अलग वर्ग का है, म अलग वर्ग का है।
आदि सभी शब्द वांग में, तो क्या कहते हैं, आरूप आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो वो जो पंचम वर्ग है वो अनुस्वार का रूप नहीं लेगा। उसे आप जैसे ये अन्य, इसके बिंदी नहीं लगा सकते आप, वो न आधा ही लगेगा। उन्मुख, वह न आधा ही लगेगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग वर्ग के पंचम वर्ण हैं, तो वो बिंदी का रूप नहीं लेगा। समझ आ रही है आपकी बात बेटा? दोनों वर्ण जो आए, यहाँ देखिए ङ और म, ङ क वाले वर्ग का है, म प वाले वर्ग का है, तो ये जो दोनों हैं अलग अलग वर्ग के हैं, तब ये ङ जो है ये कभी अनुस्वार यानी बिंदी का रूप नहीं लेगा। ऐसे ही न अलग त थ द न, ये य र ल व, तो ये दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, तो यहाँ जो पंचम वर्ण न है वो कभी भी बिंदी का रूप नहीं यानी अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा इसका नियम क्या है, पंचम वर्ण यदि द्वित रूप, द्वित होते हैं दो, दो इकट्ठे आ जाए वर्ण, एक ही वर्ण दो बार लिखा जाए, रूप में दोबारा आए, तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ध्यान से सुनिए आप, पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए, द्वित्व होता है दूसरी बार उसी समय साथ के साथ लिखा जाए, तो जो पांचवा वर्ण है वो कभी बिंदी का रूप यानी अनुस्वार का रूप नहीं लेगा। जैसे प्रसन्न, प्रसन्न में न देखो दो बार आ गया एक साथ, अन्न में न, सम्मेलन में म, आदि को प्रसन्न अन्न सम्मेलन इस तरह नहीं लिखा जाए, यानी वो आपको दो बार ही लिखना पड़ना है, वो आप उसको एक को बिंदी का रूप नहीं दे सकते, उसको अनुस्वार में आप परिवर्तित नहीं करोगे। अब इसका तीसरा नियम, तीसरे में क्या है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, दो व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो सारे, जैसे देखो त जमा र त्र बनता है, ज जमा ण ज्ञ बन जाता है। इसीलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होना, प्रयोग किया जाना, देखो ध्यान से देखो, त्र, ज्ञ, क्ष, ये जो है दो दो से बनते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं कि त और र, इसमें पहला वर्ण कौन सा लगा, त, ज और ण, तो इसमें पहला वर्ण ज्ञ को बनाने में क्या लगा, ज, क्ष क और श से बनता है, तो पहला वर्ण उसका क्या हुआ, क, ठीक है। तो यहाँ उस क्या कहता है कि पहला वर्ण जो हो वो संयुक्त वर्ण वाले में से उसकी जो पंचम वर्ण का हो, जो उसका जैसे यहाँ त र, त का पंचम वर्ण क्या है, न, तो वो पंचम वर्ण ही बिंदी के रूप में प्रयुक्त यानी अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे मंत्र शब्द में, अब देखिए आप मंत्र, म जमा अनुस्वार जमा त्र, ठीक है, संयुक्त अक्षर से मिलकर बना है, तो यहाँ त के बाद त का क्या आता है, न, अगर आपने बिंदी की जगह पर लगाना हो तो आप लगाओगे आधा न, ये बना संयुक्त अक्षर। अनुस्वार के बाद त आया है और त वर्ग का पंचम अक्षर है न, इसीलिए न के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। देखिए ध्यान से, मंत्र, तंत्र, समझ आई ना, तो ये जो है त जो है उसका पंचम वर्ण यानी न की आवाज ही निकालेगा, वो समझ आ रही है ना आपके, वो न की आवाज ही निकालेगा। अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श श स ह, इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, के है तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाता है। अगर अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श श स ह
इनमें से, इन 8 में से कोई भी आता है तो जो वो वर्ण आया है वो क्या, किस रूप में आएगा वो अनुस्वार, सिर्फ म के रूप, उसकी आवाज़ जो है वो म के रूप में ही निकलेगी। जैसे संरक्षक शब्द में सम जमा रक्षक, यहाँ अनुस्वार के बाद र आया है। जब भी अनुस्वार, ये हम कह सकते हैं एक बात ये भी है, र आया, र के बाद क्या आया, क्ष। व्यंजन संधि के नियमानुसार यहाँ अनुस्वार म के उच्चारण के लिए ही कार्य कर रहा है। सीधी सी बात ये है बेटा, जब आप ये बिंदी वाले अक्षर बोलते हो तो उसको बोलते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ किसकी निकल रही है, संरक्षण निकल रहा है कि संरक्षण निकल रहा है। संरक्षण ही निकलेगा तो वो सम की आएगी आवाज़, म ही लगना है, पंचम वर्ण उसका म ही आना है। इस तरह आपने बोलते समय भी ध्यान रखना है, और ये कुछ सरल से नियम भी हैं जो आप ध्यान दे सकते हो और आराम से याद रहते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको क ख ग वाली वो 5 वर्ग की 5 लाइनें याद होनी चाहिए, और उनका पंचम वर्ण भी आपको अच्छी तरह याद हो, तभी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसका सबसे सरल नियम है। अब आ जाइए आप अनुनासिक पर। अनुनासिक चंद्र बिंदु, एक आता है बिंदी के बिना ओ, वो लगता है अंग्रेजी अक्षरों में। अब ये जो है अनुनासिक, अनुनासिक इसकी जो है मुंह से ज़्यादा आवाज़ निकलती है, नाक से कम आ करके आवाज़ आती है। माँ, हाँ, समझ आई। तो इन जो ऐसे शब्द होते हैं तो उनके लिए क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। देखिए आप बोल के माँ, नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आएगी। हाँ, नाक और मुंह दोनों से आती है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। नासिक, नासिका, नाक, ठीक है। तो जिन भी स्वरों को बोलने के लिए, जैसे अ की मात्रा के ऊपर लगा चंद्र बिंदु, तो अ के साथ क्या रहा है, अ की आवाज़, तो उसको लगाना है आपने क्या, अनुनासिक। ये अनुनासिक शब्द ही कहलाते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु है जो इसकी निशानी, याद रखना है। अनुस्वार बिंदी, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, बड़े आराम से याद हो जाता है ये। अनुनासिक का प्रयोग, अब अनुनासिक को कैसे लगाना है, जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं, और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये हमने देखा हुआ, यहाँ पढ़ा कि जहाँ से नाक और मुंह से एक साथ ध्वनि निकले बोलते समय उनके ऊपर ही हम लगाते हैं चंद्र बिंदु। यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है, स्वर की आवाज़ ही निकालती है जो ये ध्वनि। कहीं, नहीं, नदियाँ, ये जो सारे शब्द हैं, यहाँ उसने क्या लिखा, अ आ उ ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जो ये शब्द हैं सारे जो इनसे बनते हैं, अ आ उ ऊ और री, इनके ऊपर अनुनासिक ही लगेगा, यानी चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, ये देखिए आप ध्यान से, ऊंट, ठीक है, ये जो है सारे इनके ऊपर लगेंगे। ये जो 5 स्वर दिखाए बताए हैं उसने, अ आ उ ऊ और री, इनके ऊपर लगेंगे सिर्फ चंद्र बिंदु। अब हम चलते हैं आगे। तो अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदी का प्रयोग, अनुनासिक के स्थान पर बिंदी का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। अनुनासिक के प्रयोग में आपने देखा
कि हमने बताया अनुनासिक स्वरों का गुण होता है, इस स्वरों के साथ ही लगता है। तो और अ आ उ ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, इन शब्दों के ऊपर ही लगता है। आपने जैसे पीछे पढ़ा आंख, चांद, कुआं, ऊंट, ठीक है। यहाँ आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है, फिर हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, बाकी के साथ कैसे लगेगा, कि स्वरों में तो ई ए औ और औ भी आते हैं, और तो अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में क्यों प्रयुक्त नहीं होता, इन पांचों पर ही क्यों होता है, दूसरों पर क्यों नहीं होता। अब आप देखिए, क्योंकि अ और अ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ की मात्रा आ होती है, उ और ऊ छोटे और बड़े ऊ की मात्रा जो पैर में लगती, री की मात्रा री हम पैर में ही लगाते हैं। बाकी जो ये हैं ई ए ओ औ ये ऊपर लगती हैं, शिरोरेखा पर मात्राएं लगती है, इसीलिए जो ये पांच हैं इनके ऊपर चंद्र बिंदु ही लगता है, इनके साथ नहीं लगता। इसका कारण क्या है, इसका एक कारण है और वह यह है कि जिन स्वरों में शिरोरेखा शब्द के ऊपर खींचे जाने वाली लाइन, जैसे बेटा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो ऊपर लगी हुई है ना लकीर, क कोई की मात्रा ऊपर लाइन लगी के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, छोटी बी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा आते हैं। वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण चंद्र बिंदु उसका चिन्ह थोड़ा बड़ा है, तो जगह चाहिए उसे लगाने के लिए, उस अ की डंडी जो नीचे लगी हुई के कारण अनुस्वार लगाया जाता है, इसीलिए वहाँ लगाया जाती है बिंदी। याद रखने वाली बात ये है बेटा कि अ आ उ ऊ और री इसकी मात्राएं ऊपर की ओर नहीं जाती, अ की मात्रा तो साथ लगती है व्यंजन के, और ऊ और री की मात्रा लगती है पैर में वर्ण के। जो ये मात्राएं ई ए ओ औ ये लगती हैं शिरोरेखा पर, इसीलिए जो शिरोरेखा पर मात्राएं लगती हैं उनके साथ आपने लगानी है बिंदी और बाकियों के साथ आपने लगाना है चंद्र बिंदु। इन नियमों को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, नहीं चंद्र बिंदु के लिए जगह चाहिए तो इसलिए लग गई बिंदी, मैं बिंदी लगी, गोंद ये देखो बिंदी लगी, चंद्र बिंदु के लिए जगह चाहिए इसीलिए उसके स्थान पर लगती है बिंदी। इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, मात्रा चिन्ह स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं, जैसे नहीं में ई, मैं में ए तथा गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह है, जगह कम होती है। इन शब्दों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जगह बड़ी कम होती है, इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगाया गया है। अनुस्वार की जगह पर लगाएंगे हम, अनुनासिक की जगह पर, माफ करिए, अनुनासिक की जगह पर लगाएंगे अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु की जगह पर लगाएंगे बिंदी। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, फर्क क्या है दोनों में। अनुनासिका स्वर, चंद्र बिंदु क्या है स्वर, जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। आपने देखा क, च, त, प, आदि की जो हैं वर्ग, उनके जो पंचम वर्ण है वो व्यंजन ही है, इसलिए अनुस्वार क्या है वो व्यंजन है, अनुनासिक क्या है वो स्वर है, ठीक है, क्योंकि स्वरों के साथ ही लगती हैं। इसकी चंद्र बिंदु जो है, इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। सिर्फ बिंदी और चंद्र बिंदु के सिर्फ लगने से ही शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हंस,
एक जल पक्षी है। हंस चंद्रबिंदु बोलने में भी है। हंस आराम से बोला जाता है, हंस जोर दे के बोला जाता है। तो हंसने की एक क्रिया, खुश होने की भाव। अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री होती है, और अंगना घर के बाहर खुला बरामदा। स्वांग स्व जमा अंग, अपनी अंग। और स्वांग, स्वांग होता है ढोंग, दिखावा करना। और फिर अनुनासिका चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। चंद्र बिंदु ही रहेगा। सिर्फ कब बदलता है वो अनुस्वार में, जब मात्रा के चिन्ह के साथ लगता है। जो स्वर मात्रा है उसके साथ जब वो लगता है तब वो बिंदी रूप धारण करता है, क्योंकि जगह कम होती है। नहीं तो वो बदलता नहीं है, चंद्र बिंदु ही रहता है। लेकिन अनुस्वार के जो वर्ण हैं आपने देखा ये बदल जाते हैं व्यंजनों में। कैसे? क्योंकि क का पंचम वर्ण अंग, च का पंचम वर्ण न, त का पंचम वर्ण न, ऐसे जो हैं प फ ब भ म, ट ठ ड ढ न, तो ये सारे जो पांचवें वर्ण हैं ये बिंदी के रूप में अगर ना लगाने हो तो आपको आधे के रूप में लगाने हो, यानी स्वर के बिना, या उसके नीचे हलंत लगा कर लगाने होंगे। तो ये अपना जो है बिंदी ये वर्ण यानी व्यंजन रूप में बदल जाती है। तीसरा क्या है? अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों। अनुनासिका चंद्र बिंदु का प्रयोग कब हम करते हैं? सिर्फ तब करते हैं जब कि जो स्वर हैं उनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर ना निकले। जैसे आपने पीछे पढ़ा अ आ उ और री, इनकी मात्राएं ऊपर नहीं निकलती तो इन पर लगता है चंद्र बिंदु। जैसे अ आ उ री, उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में जिनकी मात्राएं जो हैं वो ऊपर निकल जाती हैं, जैसे ई, ए ऐ, ओ औ। अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जगह कम होती है इसलिए वहाँ लग जाती है बिंदी। जैसे गोंद, कोंपल। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। अनुस्वार के कैसा भी वर्ण हो, कैसी भी मात्रा हो, सभी मात्राओं के शब्दों के साथ वो लग जाता है। कोई खास नहीं कि यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, नहीं, वो होता है पंचम वर्ण और हर मात्रा के साथ वो लग जाए। जैसे आपने ईंट भी लिखनी है तो ई की जो ऊपर वाली गुलाई बनती है जिसे हम अंग्रेजी अक्षर सी का रूप देते हैं, तो वहाँ पर ईंट वहाँ बिंदी के रूप में आ जाता है चंद्र बिंदु। आवाज़ क्या आ रही है? ईंट। अ मुंह से और नाक दोनों से वो आवाज़ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में